देखिए, पिछले एक दशक में ना दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। चीन का जिस तरह से उभार हुआ है और जो ग्लोबल पावर्स के बीच समीकरण बदल रहे हैं, उससे एक नई तरह की अस्थिरता पैदा हो गई है। और ठीक इसी माहौल में भारत के दुनिया को देखने और उसके साथ डील करने के तरीके में एक बहुत ही गहरा बदलाव आया है। चलिए, इस बात पर जरा गौर करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये जो बयान है, वो आज की सच्चाई को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी उथल पुथल नहीं है, बल्कि दुनिया की बुनियाद में ही एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। जियोपॉलिटिकल झगड़े, ट्रेड वॉर्स, बदलते हुए गठबंधन, ये सब एक नए दौर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो फिर सवाल यही उठता है ना कि सारी उथल पुथल के बीच भारत अपना रास्ता कैसे बना रहा है। आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि भारत की विदेश नीति इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह से बदली है और विकसित हुई है। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही सोची समझी रणनीति में। भारत का जो मुख्य लक्ष्य है वो है अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाना, यानी किसी एक शक्ति के दबाव में आए बिना अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी को बनाए रखना और उसे और मजबूत करना। और इस पूरी रणनीति का जो दिल है वो है ये सोच कि भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद को एक स्थिरता लाने वाली शक्ति के तौर पर स्थापित कर रहा है। एक ऐसी ताकत जो इस अनिश्चित दुनिया में संतुलन और स्थिरता का एक जरूरी पिलर बन सके। अब देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है अपने घर के पास से। किसी भी बड़ी ग्लोबल महत्वाकांक्षा की नींव एक स्थिर पड़ोस ही होता है, और यहीं पर भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति काम आती है। तो आखिर ये नेबरहुड फर्स्ट है क्या? देखिए, सिद्धांत बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले अपने पड़ोसी। इस नीति का मकसद है दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण और फायदेमंद रिश्ते बनाना, जो भारत के क्षेत्रीय प्रभाव की असली नींव है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, असल में काम भी हुआ है। 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के सभी नेताओं को बुलाने से लेकर साझा टेक्नोलॉजी के लिए एक डेडिकेटेड सार्क सैटेलाइट का प्रस्ताव देने तक भारत ने ठोस कदम उठाए हैं। हिंद महासागर में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना और प्रोजेक्ट मौसम जैसी पहल जो पुराने समुद्री रास्तों को फिर से जिंदा करती है, ये सब दिखाता है कि भारत अपने पड़ोस के साथ जुड़ने के लिए कितना गंभीर है। अच्छा, अब पड़ोस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भारत का ध्यान गया है पूरब की ओर, जहां एक बहुत ही अहम बदलाव देखने को मिला है। ये सफर है लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट तक का। यहाँ पे जो विकास हुआ है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। 1992 की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, वो मुख्य रूप से आर्थिक जुड़ाव पर ही फोकस करती थी। लेकिन 2014 में जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, वो इससे कहीं आगे की बात है। ये सिर्फ देखने के बारे में नहीं है, बल्कि करने के बारे में है। ये एक ज्यादा प्रोएक्टिव और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है जो आर्थिक रिश्तों के साथ साथ सुरक्षा सहयोग पर भी बराबर का जोर देती है, खास तौर पर आसियान क्षेत्र के साथ। और ये जो एक्ट करने वाली बात है ना, ये सिर्फ बातों में नहीं है, इसके पीछे ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता भी है। प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए $1 बिलियन का एक स्पेशल फंड बनाना, ये दिखाता है कि भारत अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ साझेदारी के लिए कितना सीरियस इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चलिए, अब आते हैं भारत की विदेश नीति के शायद सबसे पेचीदा और दिलचस्प हिस्से पर। दुनिया की बड़ी बड़ी और एक दूसरे से होड़ करती ताकतों के साथ एक ही समय पर रिश्ते बनाए रखना, इसी को तो कहते हैं संतुलन का खेल। और ये जो संतुलन है, वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ एक समय परीक्षित और सबसे बड़ा रक्षा भागीदार वाला रिश्ता है। भारत एक ही वक्त में अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिकली जुड़ता है और रूस के साथ हेलीकॉप्टर जैसे मिलिट्री हार्डवेयर का जॉइंट प्रोडक्शन भी जारी रखता है। ये किसी एक का पक्ष लेने के बजाय सबके साथ काम करने की नीति है। कई एक्सपर्ट्स इसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। और जरा इस कूटनीति की रफ्तार देखिए। 2014 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात, उसी साल पुतिन का नई दिल्ली आना, और फिर 2015 में फ्रांस और जर्मनी के दौरे। ये सब एक बहुत ही तेज तर्रार और मल्टी डायरेक्शनल डिप्लोमेसी की तस्वीर पेश करता है, जो दुनिया की सभी बड़ी शक्तियों के साथ एक्टिवली जुड़ रही है। लेकिन बात सिर्फ दो देशों के बीच के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। भारत अब वैश्विक मंचों पर भी एक नई वर्ल्ड ऑर्डर को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और नई सोच सामने आती है, पैरा डिप्लोमेसी।
ये विदेश नीति को सिर्फ राजधानियों तक सीमित नहीं रखती। इसके तहत वाराणसी जैसा शहर जापान के क्योटो जैसे शहर के साथ सीधे पार्टनरशिप करता है। ये डिप्लोमेसी को जमीनी स्तर तक ले जाने का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। और बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी भारत की मौजूदगी साफ नजर आती है। ब्रिक्स में भारत न्यू डेवलपमेंट बैंक को आगे बढ़ाने में एक संस्थापक सदस्य रहा है। 2017 में वो शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का फुल मेंबर बना। G20 में भारत ने काले धन जैसे जरूरी मुद्दे उठाए हैं और ईस्ट एशिया समिट में वो इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए एक प्रमुख आवाज है। और चलिए अब हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। एक स्थिरता लाने वाली शक्ति के रूप में भारत का जो उदय है वो कोई इत्तेफाक नहीं है, जैसा कि ये बयान कहता है। ये एक दशक की सोची समझी नीतियों और कई शक्तिशाली वजहों का मिला जुला नतीजा है, जो भारत के लचीलेपन और उसके बढ़ते जियोपॉलिटिकल कद की नींव है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्या भारत का ये संतुलन साधने का अनोखा तरीका, मतलब एक साथ कई दिशाओं में दोस्ती और साझेदारी बनाए रखना, आने वाले वक्त में दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियों के लिए एक नया मॉडल बन सकता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।